हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। हम हैं डॉक्टर साहिल रॉय। आज बहुत ही बेजोड़ टॉपिक लाए हैं आप सबके लिए। एकदम जानदार टॉपिक है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि सिलेबस का ये पहला पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, समझ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर की एडवांस अकाउंटेंसी से यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि भैया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन यूजर होते हैं और काहे, मतलब काहे जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ठीक है, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। नॉर्मली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। आइए इसे डिटेल में समझ। इन्होंने कहा कि जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के मे बी कैटेगराइज इनटू इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इसे दो पार्ट में विभाजित किया है, डिवाइड किया है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। अब भैया पहले बात कर लेते हैं इंटरनल यूजर्स की। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं ओनर्स। दोस्तों ओनर्स नॉर्मली वो होते हैं जो बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं और रिस्क लेते हैं। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स भी ओनर्स ही कहलाते हैं क्योंकि वो भी तो शेयर खरीदते हैं और सबसे ज्यादा रिस्क पे वही होते हैं। तो भैया उनको जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए कि हमारा पैसा लगा करके आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, उसमें आपकी कंपनी को मुनाफा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, बताइए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो पहले ओनर्स में इन्होंने बताया कि ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क। तो ओनर सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं और सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं के जिंदगी में है, मतलब समझ रहे हैं। अपने बड़ा मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं, अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके वो सारा का सारा पैसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ कैपिटल एक बिजनेस के लिए। तो रिस्क भी तो यही ले रहे हैं। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट अर्नड एंड लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस बिसाइड द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये चीज ध्यान में जरूर से रखेंगे कि जो पैसा हम दिए रहे कंपनी को वो सेफ है कि नहीं, जो हमारा कैपिटल लगा रहा है कंपनी में वो सेफ है कि नहीं। और उसके बाद वो ये जरूर से जरूर जानना चाहेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से कि प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है कंपनी या लॉस कितना हो रहा है उस कंपनी को। प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हमको कितना मिल रहा है, लॉस अगर सफर कर रही है तो कितने समय तक मैं अपना कैपिटल लगा के रखूं, वरना मैं डिसइन्वेस्टमेंट करके कैपिटल यहां से निकाल करके दूसरी जगह लगाऊंगा जहां पे मुझे प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हैं। आगे इन्होंने कहा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये जानकारी देता है एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और बताता है कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या घाटे में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। तो ये हो गया ओनर्स वाला, पहला इंटरनल यूजर। ओके, बाद दूसरा है हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को भी इंटरनल यूजर कहा जाता है और इनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। काहे कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, इसीलिए इनको जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट है makes extensive use of accounting information to arrive at informed decisions such as determining of selling price, cost controls and reduction investment into new projects etc. तो जो मैनेजमेंट होते हैं ना, उनको इन सारी चीजों की जानकारी इसलिए चाहिए होती है ताकि ये जानकारी इनके पास रहे कि भैया सेलिंग प्राइस क्या है अपने गुड्स एंड सर्विसेज की, कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, जो भी लागत है। देखिए कोई भी कंपनी अपना मुनाफा कैसे बढ़ाती है, वो अपने कॉस्ट को कट करके बढ़ाती है, ना कि सेलिंग प्राइस बढ़ा करके। अगर आपने अपने गुड्स या सर्विसेज की सेलिंग प्राइस बढ़ा दी ना, तो ये कस्टमर क्या करेगा, वो उसका सब्सटीट्यूट ढूंढेगा, आपका सामान खरीदना बंद कर देगा। तो कंपनी को अगर अपना खुद का मुनाफा बढ़ाना है तो कंपनी क्या करती है कि अपना कॉस्ट कट करती है, अपना जो खर्चा है उसे कट करती है और वहां से वो अपना मुनाफा बढ़ाती है। ठीक है, यहीं पे उसका कॉस्ट कंट्रोल आता है, रिडक्शन आता है। और ये किस बेसिस पे करेगी, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से करेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स, अगर नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से की जा सकती है। ठीक है, तो ये रहा मैनेजमेंट। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया एम्प्लॉयज या वर्कर्स। ठीक है, एम्प्लॉयज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ये भी एक इंटरनल यूजर्स हैं। क्यों, काहे से कि इन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड व्हिच इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइज। भैया आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मुनाफा हो रहा है, ठीक है, तो भैया जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो बोनस देबो ना। अगर मुनाफा नहीं हो रहा है तो काहे कर रहे हो बिजनेस। हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रहा है उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए वो काम कर रहा है। और आपके यहाँ के जो भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स हैं वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इसीलिए इंटरेस्टेड हैं। काहे, काहे कि उनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। दे आर इंटाइटल्ड टू बोनस, समझ रहे हैं। इसीलिए बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम भी होते, हम इंटरेस्ट लेते, क्या समझो।
आगे, beside the financial statements also reflect whether the enterprise has deposited its dues in the provident fund and employee state insurance account etc or not. इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये सारी जानकारी भी रहती है कि जो आपका एंटरप्राइज है, जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा किया कि नहीं किया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है कि नहीं होता, जिसमें थोड़ा पैसा एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, थोड़ा पैसा एम्प्लॉयर मिला जुला करके प्रोविडेंट फंड में जमा करता है, ठीक है, जिसे हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट ईपीएफ कहते हैं। आगे इन्होंने बोला कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अकाउंट, ये हर स्टेट का इंश्योरेंस सरकार, मतलब स्टेट वाइज इंश्योरेंस करवाती है सरकार, तो ये उनका इंश्योरेंस का पैसा कंपनी ने जमा किया कि नहीं किया, ठीक है, ये सारी जानकारी इनको मिलती है। तो ये कुछ इंटरनल यूजर हैं। आगे चला देखते हैं कि आगे और कौन है भैया। बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर की, क्या समझो, वो रहे 3 इंटरनल यूजर, अब बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। जिस टोन में हम पढ़ा रहे हैं, अगर पसंद आए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली बार से ऐसा मतलब बकैती नहीं करेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले कौन है भैया? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, दूसरे होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफआई या एनबीएफसी, ठीक है। ये एक्सटर्नल यूजर्स है। इन्होंने कहा कि बैंक्स and financial institutions are an essential part of any business as they provide loans to the business, ठीक है। जो भी बिजनेस को लोन चाहिए भैया कहां से मिलेगा? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। नेचुरली वो ये देखते हैं कि भैया आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, ताकि उनको ये जानकारी मिल सके कि आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रोग्रेस एज प्रोजेक्टेड टू इंश्योर दैट द सेफ्टी एंड द रिकवरी ऑफ लोन एडवांस, ताकि उनको ये जानकारी मिल सके कि जो भी उन्होंने लोन दिया है या देंगे आपके प्रोजेक्ट के बेसिस के ऊपर, वो आप तरक्की करोगे तभी तो उनका लोन का पैसा वापस मिली होगा, वरना नहीं मिलेगा, उनका पैसा डूब जाएगा। तो कंपनी या नॉर्मली कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स एनालिसिस करती है और ये चीज देखती है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट डिसाइड किया है उसमें जो भी आप काम करेंगे उसमें आप तरक्की करेंगे, आपकी ग्रोथ होगी, कुछ रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट का कि नहीं। अगर मिलेगा वो आपको लोन देंगे, नहीं मिलेगा बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से तो नहीं, ठीक है। जैसे आने वाले 20 साल के बाद अगर कोई बच्चा बोले कि हमको सरकारी नौकरी करनी है तो उसके माँ बाप खुद मना कर देंगे, नहीं बेटा सरकारी नौकरी है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ, तुम बिजनेस करो बेटा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप देख रहे हैं ना कि माँ बाप को खुद नौकरी नहीं मिली, क्योंकि आज का टाइम वैसे ही है, बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं, ज्यादातर लोग बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। तो जो खुदे बिजनेस की है वो अपने बच्चे को नौकरी के लिए काहे बोलेगा कि भैया 35 साल की उम्र तक तुम तैयारी करो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं तुमको नौकरी मिले। समझ रहे हैं। वैसे बैंक भी ये देखता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से कुछ मिली कि ना मिली, ठीक है। अगर मिली तो मिलेगा आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। आगे इन्होंने बोला दे असेस इट बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और ये वो असेस कैसे करते हैं? उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही वो असेस करते हैं। दूसरा है भैया इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो जो पैसा लगा के रखा है, पोटेंशियल जो आने वाले समय में पैसा लगा सकते हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, जो चाह रहे हैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना, ठीक है। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करता है रिस्क एंड ऑल्सो द इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है। और जो इन्वेस्टर है वो बिजनेस के अफेयर्स का डायरेक्ट कंट्रोल तो करता नहीं है। इन्वेस्टर वो जो पैसा लगा के रखा है, लेकिन वो बिजनेस के अफेयर्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकता। बिजनेस में क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है नहीं बनाना है, ये वो कंट्रोल तो नहीं कर रहा ना। देयरफॉर दे रिलाई ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम एंड सीक आंसर टू द क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड हाउ सेफ देयर इन्वेस्टमेंट आर। तो उनके पास जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसी बेसिस के ऊपर व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू एनालाइज द थिंग्स, ठीक है, अकाउंटिंग इंफर, और अपने सवालों का जवाब भी वो ढूंढते हैं कि भैया इस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कितना कमा सकते हैं और कितना सेफ है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, कैसी कंपनी है, कितना ग्रोथ कर रही है, कितने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, क्या नाम है। रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े भाई की चल पड़ी, छोटे भाई की नहीं चल पाई, ठीक है। नाम के साथ साथ काम भी देखना जरूरी है, समझ रहे हैं। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसीलिए जरूरी है कि जिससे ये पता चल सके कि किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब एक्सटर्नल यूजर्स में अगले हैं क्रेडिटर्स। भैया क्रेडिटर्स बहुत तरीके के होते हैं, कुछ पैसा उधार देते हैं, कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई उधार देते हैं। तो क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको उधार का कुछ दिया है ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं कि ये समय पे पैसा चुका देते हैं। इनकी अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है बिल्कुल सही सही समय पे इनके पास लिक्विडिटी रहता है। तो भैया इस वजह से क्रेडिटर्स देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। इन्होंने कहा कि क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स वो पार्टीज होती हैं, वो लोग होते हैं जो गुड्स या सर्विसेज उधारी पे दे देते हैं। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, उधारी पे देने से पहले क्रेडिटर्स खुद को सेटिस्फाई कर लेता है अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस कितना सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब जो उधार ले सके और वापस कर सके। सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट जिन्होंने उधार लिया और पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प देम इमेंसली इन मेकिंग सच एन असेसमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा मदद करता है ये असेसमेंट करने के लिए कि आपका बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, वो उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगला है हमारा गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज। इन्होंने बोला नॉर्मली गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, तो इसीलिए वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, काहे से कि उनको पैसा मिलेगा ना। इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपाइल नेशनल इनकम अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सबसे पहले ये ध्यान देती है कि भैया इसमें ये सारी जानकारी है कि नहीं जो हमें चाहिए। द इंफॉर्मेशन सो अवेलेबल टू इट अवेलेबल सॉरी enables them to take policy decisions। ठीक है, तो जो जानकारी मिलती है उससे सरकार पॉलिसी के डिसीजंस लेती है कि भैया टैक्स बढ़ाना है घटाना है, सर्विस टैक्स लेना है नहीं लेना है, जीएसटी में क्या फेरबदल करना है। ये डिसीजंस कहां से लेते हैं, गवर्नमेंट यहीं से लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट लेवाइज वैरी टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट वैल्यू एडेड टैक्स जिसे कहते हैं, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी। ठीक है, उसमें भी अलग अलग तरीके की होती है, एक स्टेट की होती है, एक सेंट्रल की जीएसटी होती है। तो ये फलनवा ढिकमनवा ये जो भी टैक्सेस वैक्सेस है ना, इसी में ये लोग इंटरेस्टेड है। दीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज असेस द करेक्ट टैक्स ड्यूज फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करके गवर्नमेंट अथॉरिटीज पकड़ लेती है ना, भैया तुम 2 साल से टैक्स ना दियो, क्या समझो दो वरना अभी दिक्कत हो जाएगा तुमको, समझ रहे हैं। अगले हैं रिसर्चर्स। ठीक है, रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क। तो भैया जैसे हम किए रहे पीएचडी, हमारा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय, हम किए रहे पीएचडी। ठीक है, यहाँ नीचे नामों लिखे हैं भाई। ठीक है, तो हम जब रिसर्च करते हैं तो हम जो टॉपिक वा लेते हैं, कभी कभार कुछ लोगों का ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसमें आपको कंपनी का जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसे आपको एनालाइज करना होता है। नॉर्मली जो फाइनेंस में रिसर्च करते हैं ना उनको, तो वो रिसर्चर हैं, फाइनेंस में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कंपनी से रिलेटेड अगर इस टॉपिक से रिलेटेड एनालिसिस करते हैं तो दे आर ऑल्सो द यूजर्स। ठीक है, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के और एक्सटर्नल यूजर्स हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कंज्यूमर्स। तो कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो अपने प्राइसेस खुद तय करते हैं। मान लीजिए मेरी कोई जमीन है, हम उसे बेचना चाहते हैं 15 लाख में, सामने वाला बोल रहा है नहीं हम 14 लाख रुपए देंगे। तो वो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो खुद रेट तय कर रहा है मेरे सामान का जो मैं बेचना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनी से कोई सामान खरीदती है और वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीदती है, बाकी जैसे फाइटर हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ही खरीद रही है, हम थोड़ी घर के ऊपर छत के ऊपर सजा के रखेंगे जेट फाइटर। टैंक गवर्नमेंट खरीदेगी ना, गवर्नमेंट को जरूरत है, हम थोड़ी टैंक खरीद करके कॉलेज जाएंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कस्टमर होता है ना, वो उसका रेट तय करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, मतलब उसकी यूटिलिटी गेन करते हैं। आप ऐसे समझिए, कंज्यूमर्स रिक्वायर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मे बी रिड्यूस्ड विद द रिजल्टेंट रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स दे बाय। कहने का मतलब, अगर मैं गवर्नमेंट हूं और मुझे मान लीजिए कोई ट्रेन चाहिए, प्लेन चाहिए, कुछ भी चाहिए, समझिएगा, टैंक्स चाहिए, रॉकेट्स चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी से, तो मैं उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लूंगा। मैं देखूंगा ये कहाँ खर्चा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जिस वजह से चीजें मुझे पड़ रही है बहुत महंगी। ठीक है, तो मैं उस चीज को कंट्रोल करवाऊंगा और बोलूंगा भैया ये फलानवा फलानवा चीज आप हटा दीजिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इससे मेरी कॉस्ट हो जाएगी कम, ताकि मैं उसे सस्ते में खरीद सकूं। ठीक है, समटाइम्स प्राइसेस ऑफ सम प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, so it needs accounting information to fix fair prices so that the consumers and producers are not exploited। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों की प्राइसेस सरकार तय करती है। ठीक है, तो सरकार को उसकी प्राइसेस तय करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है, और आखिरी हमारा पब्लिक।
ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती काहे कि इनके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस इट मेक्स सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन मेनी वेज। पब्लिक चाहती है कि बिजनेस दौड़ता रहे, बिजनेस रनिंग, काहे काहे कि इकोनॉमी में बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिजनेस चलेगा तो भैया हमको नौकरी मिल जाएगी, पैटर्नेज टू सप्लायर्स एसेट्रा, ये सारी चीजें होती है। दस फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स फॉर डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा। अब आप कमेंट करके बताइए वीडियो पसंद आया कि नहीं। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज, हम टीचर्स लोग हैं यार, आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम आपसे कोई पैसा फीस तो नहीं मांग रहे, बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।